डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस चर्चा के की अध्यक्षता कर रहे नचिकेता कॉलेज की सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती पी.आर. चंद्रा जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर आर.एस. चंदेल जी, समस्त प्राध्यापक बंधु और छात्र छात्राएं, अतिथिगण, सर्वप्रथम तो मैं कॉलेज के प्राचार्य और उनके रजिस्ट्रार और पूरे आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कार्य मैं सोच रहा था हम तो नहीं कर पाए विश्वविद्यालय में, आप लोगों ने इसके बारे में सोचा ओजोन डे मनाने के लिए। जब हमने कोशिश की थी लेकिन अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण हम नहीं कर पाए, तो इसके लिए महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस डायरेक्शन में सोचा और कार्यक्रम को आयोजित किया और सभी छात्रों को नेचर क्लब के माध्यम से जो आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का जो महाविद्यालय का आपका तो कार्य हमेशा से ही सराहनीय है। विशेष रूप से चंदेल जी तो हमारे अभिन्न हैं और वो हमेशा अवसर देते हैं हमें कि हम विद्यार्थियों के साथ में अपने विचारों को साझा कर सकें। तो जहां तक पर्यावरण के संबंध में एक मिनट में जरा इसका प्रेजेंटेशन जरा इसको मैं ऑन कर दूं। प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं। तो जहां तक ओजोन डे की बात है कि हम ओजोन कितना महत्वपूर्ण है, अभी आपने पैंडेमिक की चर्चा की थी। जो कोविड के अंतर्गत अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई थी कि पूरे देश में ऑक्सीजन को लेके यानी प्राणवायु को लेके कितना हाहाकार मचा था कि सरकार जो है विदेशों से भी उसको इंपोर्ट करने का प्रयास कर रही थी और हर व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा था, उसको किसी भी तरह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। और फ्यूचर में भी ये हमेशा जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑक्सीजन जो प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण है और उसका उत्पादन भी बड़ा आसान है। हमारे पौधे और शैवाल जो हैं वो मिलकर के ऑक्सीजन जो कि 21% करीब है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका वो निर्धारण करता है। आप समझ लीजिए कि अगर जरा सा भी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए एटमॉस्फेयर में तो पूरे संसार का क्या होगा। तो उसके लिए हम जो शुद्ध बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्राणों को बचा सकते हैं, वो तो पौधों से होना है और इसके लिए टेक्निक डेवलप होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी किया था, सेमिनार भी रखा था कि क्या हम जो बायोलॉजिकली जनरेटेड ऑक्सीजन है, जो प्योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है, क्या इसको हम कंसंट्रेट करके ट्रैप करके आसानी से सिलेंडर्स में भर सकते हैं, क्योंकि ये दिन दूर नहीं है जबकि हम अपने गतिविधियों से बाज नहीं आएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे सिटी जो है धीरे धीरे, जैसे दिल्ली पोल्यूटेड हो रही है, अन्य सिटी भी हो जाएंगे जहां हमें सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। तो आप समझिए जब ऑक्सीजन 21% है तो ये स्थिति डेवलप हो रही है। ओजोन को जहां तक बात आती है उसका परसेंटेज तो बहुत ही नगण्य है, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। जो ओजोन है, जो ओजोन लेयर है, जिसके लिए दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया था कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि सभी जानते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, वो छेद बढ़ रहा है और जिस कारण से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट कितना चेंज हो गया है कि जिस मौसम में ठंडक पड़नी चाहिए वहां तक गर्मी पड़ती है, जहां गर्मी पड़नी चाहिए वहां ठंडक होती है या बारिश होने लगती है। ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं और जिस कारण से फसलों पर भी उसका बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी फसलें ट्यून्ड हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर
समय में उगने के लिए उनका पीएच, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी उनको मिलनी चाहिए, वो बदल रहा है। तो उस कारण से उसका मेन कारण जो है ये हमारे ओजोन लेयर है। और इसलिए जो है ओजोन के बारे में जागरूकता सब में डेवलप करने के लिए 16 सितंबर 1995 में फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। यहाँ पे मैं बच्चों के, अन्य लोगों के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। हम लोग कहते हैं किसी बात में, अरे भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो अरे उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, उस जगह का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, उस घर का एटमॉस्फेयर। आखिर हम बार बार एटमॉस्फेयर की चर्चा क्यों करते हैं? इसका मतलब जीवन में वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर आदमी कह देता है एटमॉस्फेयर ठीक नहीं। तो जो हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो इस पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, मनुष्य, वो सब कैसे अच्छी तरीके से रह सकते हैं? ये बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है। एटमॉस्फेयर जो है, हम इसको इस तरीके से देखें कि हमारे अर्थ के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी गैसियस इन्वायरमेंट है, जो गैसों का जो वातावरण है, एक घेरा है, सर्किल है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। और जो वार्मिंग द सरफेस थ्रू द हीट रिटेंशन, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट। तो ये सारा कार्य जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बैलेंस करता है कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं उनको कैसे रोका जाए, जो कि डेंजरस भी हैं, और जो हमारा टेम्परेचर डे एंड नाइट का है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ये सारा काम जो है एटमॉस्फेयर का है। और इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये ऑक्सीजन जो 21% है, इसका 70 to 75% की ऑक्सीजन एल्गी से आती है, काई से आती है, विशेष रूप से समुद्र की जो काई है उससे आती है। बाकी यहाँ अपने टेरेस्ट्रियल तो है ही है, और जो 25% है वो हायर प्लांट से आती है। तो यानी प्राणवायु का 75% भाग काई से उत्पन्न होता है। अब अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है किस चीज से बना है, तो दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द आउटर स्पेस के ऊपर जाते हैं। और गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं कि 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में बाकी गैसेस हैं जो इनर्ट गैसेस, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर है, ओजोन है, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये 1% के अंदर रहती हैं और सबसे इनका महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में समझना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसको 4-5 लेयर्स में एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से इसको लेकर के आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे नजदीक की लेयर है वो टोफोस्फीयर कहलाती है। यानी टोफोस्फीयर जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर आप जाएं तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोफोस्फीयर कहलाता है। अगर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फीयर है, और उससे ऊपर 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर है, और अगर हम और उसके ऊपर 320 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो थर्मोस्फीयर है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं अलग अलग ऊंचाई तक जो हैं उनका अलग अलग रोल है, और उसके अंदर अलग अलग रिफ्लेक्शन है। जो ट्रोपोस्फीयर है जो हमारे धरती से ठीक 12 किलोमीटर ऊंचाई तक है, उसके अंदर क्लाउड्स यानी जो हमारे बादल रहते हैं वेदर वगैरह को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर कूल्स एज यू गो ऑन हायर, 50% ऑफ सन एनर्जी पासेस थ्रू, 50% इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये जो ट्रोफोस्फीयर है वो एक तरीके से अर्थ का कन्वेक्शन पॉइंट कहलाता है, कि यानी वो जो है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब आप इसमें देखें कि ये ट्रोफोस्फीयर जो 0 से 10 किलोमीटर और फिर उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बीच में ये ओजोन लेयर आती है।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ओजोन लेयर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम 10 किलोमीटर से ऊपर बढ़ते हैं तो एक हमारे पास पतली सी एक लेयर है जो ओजोन लेयर के रूप में हमारे यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में हमारे अर्थ के प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन गैस का एक लेयर बना हुआ है जो कि पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर विद्यमान रहता है। और इसी को ही बचाने की, इसी में कहते हैं कि चूंकि छेद हो गया है तो उसको बचाने की सारी कवायद चल रही है। अब बच्चे समझ सकते हैं कि ओजोन है क्या, O3, ए गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब 2 एटम रहते हैं तो उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जब उसमें 3 एटम लग जाते हैं तो हम उसको ओजोन कहते हैं। ब्लूइश गैस है, दैट इज हार्मफुल टू ब्रीथ, सांस लेंगे तो डेंजरस है। 90% of the earth ozone is in the stratosphere and referred to as the ozone layer। तो आप देखते हैं कि ये ओजोन लेयर जो है and that absorbs the band of ultraviolet radiation। जो यूवीबी है, जो उसको जो सन से, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये जो गुड ओजोन की बात है, नेचुरली इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज द लेयर ऑफ स्पेस 6 to 30 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, ये भी हमने चर्चा कर चुके हैं। एंड फ्रॉम वेयर डज गुड ओजोन कम्स फ्रॉम, ये ओजोन आती कहां से, कि व्हेन यूवी लाइट स्ट्राइक्स, जो ऑक्सीजन के ऊपर यूवी जो किरणें उसके ऊपर सूर्य से आती हुई जब स्ट्राइक करती हैं वो O2 मॉलिक्यूल पे, तो वो ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं 2 इंडिविजुअल्स एटम्स में, O and O, then one of the atoms combines with O2 molecules और ozone is created। यानी इसी ऑक्सीजन को ये यूवी लाइट उसको तोड़ देती है तो इसका एक एटम जो है 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और वो ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। आज ओजोन लेयर जब यहां से आप देख सकते हैं, इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर अर्थ। जैसा हमने पहले कहा कि हमारे अर्थ को ये बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द अर्थ। इट इज फॉर्म व्हेन द सनलाइट पासेस फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन स्प्लिट इनटू 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, देन लेटर ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद द, जो भी हम चर्चा कर चुके हैं ये उसी का इलाबोरेशन है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, ये कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रही है बाय हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसकी वजह से ये जो हमारी ओजोन लेयर है वो लगातार कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है, समाप्त हो रही है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस एंड इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स लाइक स्किन कैंसर। और इसकी वजह से चूंकि उसमें सुराख हो रहा है तो उसमें हमारे स्किन कैंसर, यानी जो आप जानते हैं कि जो साइंस के विद्यार्थी वो जानते हैं कि यूवी लाइट क्या करता है, ये म्यूटेशन काज करती है। वो चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, किसी भी चीज में अगर यूवी का रेडिएशन दे दें तो उसके डीएनए के जो रेप्लिकेशन के अंदर थाइमिन डाइमर बना देता है, जिस कारण से वहां पे म्यूटेशन, प्रॉपर रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाता है, म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है और वो आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों में डेवलप हो जाता है। अब आप यूवी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, UVA, UVB एंड UVC, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UVA जो है, रेज दैट कम्स रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ की हैं और रिप्रेजेंट्स अराउंड 95% ऑफ यूवी रेज, और ये अर्थ सरफेस तक नीचे तक आ जाती हैं। UVB जो है वो जो है मीडियम वेवलेंथ की है और इसका केवल थोड़ा सा ही पार्ट ओजोन लेयर को पास करके और नीचे आता है। UVC बहुत ही खतरनाक रहती हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम रहता है, तो मोस्ट हार्मफुल हैं और उनको ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ के ऊपर आने नहीं देती है, उसको वहीं पर रोक लेती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओजोन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर आप इसमें देखें कि अल्ट्रावायलेट लाइट, इनकी वेवलेंथ तो लिखी हुई है, तो जो 95% यूवी रेडिएशन ए है वो अर्थ पे आता है
और वो हमारे और इम्पोर्टेंट भी है, कई जगह पे वो डिसइंफेक्टेंट का अपने काम करता है। यूवी लाइट आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई हैं, चाहे एक्वा गार्ड की हो, उसमें लिखा रहता है इसमें यूवी लाइट है। यूवी लाइट जलती है तो यूवी से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वो किल हो जाते हैं। यानी वो डिसइंफेक्टेंट का भी काम करती है यूवी लाइट। हॉस्पिटल्स में देखिए जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए बहुत सी, अभी जो इसमें पेंडेमिक में लोगों ने यूवी लाइट को बाथरूम्स वगैरह में भी यूज करने के लिए सलाह दी कि ताकि जो पेशेंट्स हों वो जाएं तो वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। तो उनको जहां भी ये जर्मिसाइडल होती है ना, चूंकि ये जर्मिसाइडल है, जर्म्स को मारती है, तो इस कारण से, लेकिन इसको नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। हमारे लेबोरेटरी में आप जानते हैं कि हम लेमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, उसके एटमॉस्फेयर को बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए हम यूवी लाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी भी यूवी लाइट को जला करके नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज दैट हार्म्स आवर आईज आल्सो। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम यूवी लाइट हमारे लिए बहुत ही जर्मिसाइडल का काम करती है, फिर भी हमें उससे डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना चाहिए। और ये जो यूवी बी है वो 5% है, रीचेस टू द अर्थ सरफेस एंड वेरिड इंटेंसिटी, और पार्शली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन क्लाउड्स एंड डज नॉट पेनिट्रेट द विंडो ग्लास एंड डज नॉट एब्जॉर्ब as deeply into the skin as UVA। UVA तो एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये स्किन की टैनिंग, बर्निंग और बाकी कार्सिनोजेनेसिस जो कैंसर काजिंग है उसका काम करता है। यूवीसी अकाउंट्स 1% ऑफ द यूवी रेंजेस जो अर्थ आते हैं, और दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द स्किन एंड दैट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर, और ये जर्मिसाइडल है। तो यूवी के अलग अलग प्रकार हैं जिनका अलग अलग कार्य है। सन स्क्रीन्स, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये सन स्क्रीन का काम करता है, या हम अपने बॉडी में भी लोशन लगाते हैं ना कि सन स्क्रीन्स लगा लें, हमारी त्वचा सुरक्षित रहे। तो इट्स ए फार्मूलन सच एज क्रीम और द लोशंस, ऑयल, गैस, स्टिक्स etc that protects the skin against the effect of UV light by incorporating in the specially designed molecule UV filters in the formulations. The protective efficacy of sunscreen against UVB is expressed at the sun protection factor. तो हम ये जो सनस्क्रीन लगाते हैं बॉडी में, कई बार सब लगता है गर्मी का सीजन है भाई सनस्क्रीन लोशन लगा के चलें, तो वो केवल यूवी लाइट के अगेंस्ट में रहता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना होने पाए, कोई भी ऐसा डैमेज ना क्रिया कर पाए। अब आप देख सकते हैं कि जो ये ओजोन लेयर है जो हमारे शील्ड का काम करता है वो डिप्लीट हो रही है। उसका कारण क्या है कि जो क्लोरीन एटम है, जो CFC से आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल, जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, CFC बहुत ज्यादा, तो वो उसमें ब्रेक कर देते हैं और फिर क्लोरीन एटम जो है ब्रेकअप एंड ओजोन मॉलिक्यूल मेकिंग ए होल इन द ओजोन लेयर। तो ये जो है ओजोन को लेयर उसको ब्रेक करके और उसमें होल क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर क्लोरीन, मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल जितना अधिक हम अपने घरों में सुविधाओं के लिए करते जा रहे हैं, वो कितना डेंजरस है कि ये आगे जा करके ओजोन को ही ब्रेक डाउन करने लग रहा है, और जिस कारण से बहुत सी ओजोन के अंदर होल हो रही है। ओजोन डिप्लेटिंग जो केमिकल्स हैं, जैसे हमने कहा CFC है, एरोसॉल्स हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, HCFCs हैं, वो भी यूज होते हैं, हेलोन्स हैं, है ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड है जो पेस्टिसाइड में यूज होता है। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे ओजोन के ऊपर पड़ता है और ओजोन लेयर को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कारण से जो ओजोन डिप्लीशन के जो कारण है वो यही है कि जब नेचुरल बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज tipped in favor of destruction. The destruction of ozone layer is caused due to one main factor,
So, which is the release of the chemical which contains chlorine and bromine, such as chlorofluorocarbons, into the atmosphere by human activity. And CFCs are released into the atmosphere through the use of aerosols and cooling system in fridges. जो हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज करते हैं या हम लगता है जो एयर कंडीशनर्स में अगर यूज करते हो, द CFC रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर डू नॉट ब्रेक डाउन एंड देयरफॉर रिमेन स्टेबल विद इन द एटमॉस्फेयर फॉर बिटवीन 20 and 120 years. यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कूलेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, ये जब बाहर निकलती है गैस, तो ये 20 साल से लेके 120 साल तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। इतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी है। जैसे हमारी पेस्टिसाइड की स्टेबिलिटी है, वैसे इनकी भी स्टेबिलिटी है। एंड द क्लोरीन कंटेन्ड विद द CFC ब्रेक्स डाउन द ओजोन गैसेस इन द ओजोन लेयर व्हिच फर्दर इंक्रीजेस ओजोन डिप्लीशन। और यही जब क्लोरीन जाकर के ओजोन के साथ टकराती है तो ओजोन के लिए ओजोन को ब्रेक कर देती है। Emission of CFC have accounted for roughly 80% of total stratospheric ओजोन डिप्लीशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बच्चों को भी बताते हैं भाई ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस। तो जो ये जो अगर आप देखें कि most of the incoming solar radiation in the visible part of the spectrum and most visible light passes through the atmosphere without being absorbed. The earth radiates heat back out towards space when warmed up. वो ऊपर